अस्सलाम वालेकुम। वी वर डिस्कसिंग द ओवरियन कैंसर्स और उसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द इंट्रोडक्शन के सेकंड मोस्ट कॉमन ओवरियन कैंसर होता है। इंसिडेंट्स हमने कहा कि रीड करना है, क्लासिफिकेशन ओवरियन कैंसर की और फिर हमने एपिथेलियल सेल ट्यूमर्स जो उनके बारे में डिस्कस किया, ठीक है, हाउ दे डेवलप। तो अब हम बात करेंगे इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स की रिलेटेड टू ओवरियन कैंसर के। ओवरियन कैंसर का रिस्क जो है किन लोगों में ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी जबकि हमने एक बात किया कि जैसे हर महीने ओवुलेशन हो रही होती है तो उसको आपने माइंड में रखना है, ठीक है। और ईस्ट्रोजन का जो इफेक्ट है थ्रू द गोनाडोट्रोफिन्स जिसकी वजह से ट्यूमर जनरेट करें, उसको आपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो खुद सोचें कि जिसकी हर महीने ओवुलेशन हो रही है वो कौन सी फीमेल है जो नली पैरस है, ठीक है, जिसका कभी कोई बेबी नहीं हुआ, हर महीने उसकी मेंस्ट्रुएशन हो रही है, हर महीने उसकी ओवुलेशन होती जा रही है। और प्रेगनेंसी में क्या होता है, ओवुलेशन रुक जाती है, ठीक है। एक लैक्टेशन करवा रही है, उसकी भी ओवुलेशन रुक जाएगी, ठीक है। तो नली पैरस जो फीमेल होगी उसके अंदर ओवरियन कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। एक बात बताइए सिर्फ अभी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की कि एज, ठीक है, एज ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा एज होगी उतनी फ़ीमेल की जो है ना वो हर महीने उसकी जो है वो फॉलिकल्स बनेंगे, ओवुलेशन होगी, ठीक है। और वो बात आ जाती है एज की। फिर आता है ओबेसिटी, ठीक है। अगर पेशेंट ओबीज़ है तो ऑब्वियसली उसमें वही है कि एंड्रोजन ज़्यादा है, एंड्रोजन ज़्यादा है तो ईस्ट्रोजन ज़्यादा है, ईस्ट्रोजन ज़्यादा है तो वो हमारी एपिथेलियल की प्रोलिफरेशन करेंगे, ठीक है। देन द रिप्रोडक्टिव रिलेटेड हिस्ट्री, ठीक है, हैविंग अ फर्स्ट फुल टर्म प्रेगनेंसी आफ्टर द एज ऑफ 35 और नेवर कैरिंग अ प्रेगनेंसी टू टर्म। नली पैरस आ जाती है ना कि उसकी कभी प्रेगनेंसी हुई नहीं है, ये कह सकते हैं। देन द फर्टिलिटी ड्रग्स, कि उसने जो है ऐसी मेडिकेशंस ली जिन्होंने ओवुलेशन को इंड्यूस करवाया, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रासेप्शन के चैप्टर में कि फ़ीमेल्स जो है वो ओवुलेशन इंडक्शन करवा रही होती हैं या कुछ ऐसी ड्रग्स ले रही होती हैं जो ओवुलेशन करवा रही होती हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोमिफेन सिट्रेट, ठीक है। क्लोमिफेन सिट्रेट जो है ये हमारा जो है ओवुलेशन इंडक्शन में टेक पार्ट करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उन ड्रग्स की वजह से रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। देन ईस्ट्रोजन एंड हार्मोन थेरेपी, कि मीनोपॉज हो चुका है लेकिन इन लोगों को अभी भी शौक है कि हमारा जो है ना ईस्ट्रोजन कम हो गया है और हम जो है ना हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करें। या दूसरी वजह से भी ईस्ट्रोजन ले रही होती है, लाइक ऑस्टियोपोरोसिस है उसके लिए, लाइक ठीक है। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जब ईस्ट्रोजन आएगा तो वो ऑब्वियसली हमारी जो है ओवुलेशन और जो ओवरी की एपिथेलियम है उसकी प्रोलिफरेशन करेंगे एंड दैट कैन लीड टू कैंसर, ठीक हो गया। देन द फैमिली हिस्ट्री, कि फैमिली हिस्ट्री है ऑफ द ओवरियन कैंसर, ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, ऑफ द कोलोरेक्टल कैंसर जिसको हम लिंक सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसमें दूसरे कैंसर्स एसोसिएटेड होते हैं इन पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। देन वी हैव द पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, की एक फ़ीमेल है उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर है और अब उसको रिस्क होगा कि उसके अंदर ओवरियन कैंसर भी हो। वो कैसे, कि हमारे ब्रेस्ट कैंसर की जो जीन्स होती हैं, म्यूटेशंस होती हैं, आपको पता होगा BRCA1 और BRCA2 होती हैं, और ओवरियन कैंसर में भी यही म्यूटेशंस होती हैं मोस्टली, ठीक है, इस वजह से। कौन कौन से हो गए हमारे, ये आपका बुक का टेबल बना हुआ है, ये आपने याद करना है कि विच थिंग्स एक्चुअली इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ ओवरियन कैंसर। सो दिस इज़ अ नली पैरिटी की हमने बात कर ली, ये इंक्रीज़ करेंगे रिस्क फैक्टर, ये करेंगे इंक्रीज़ रिस्क, ठीक है। फिर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होगी, ये हमारी जो है इंक्रीज़ करेगी रिस्क, ठीक है। और फिर वी हैव द एंडोमेट्रियोसिस इंक्रीज़ करेगी रिस्क। देन वी हैव द सिगरेट स्मोकिंग, मोस्टली जो म्यूसिनस ट्यूमर्स होते हैं वो हमारे कर रहे होते हैं रिस्क। और फिर ओबेसिटी, ठीक है। और बाकी इंक्रीज रिस्क जो करवाते हैं वो मैंने आपको बता दिया, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, क्लोमिफेन सिट्रेट है, एज है, फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है। और फिर कौन सी चीज़ें हैं जो डिक्रीज़ करती हैं रिस्क, मल्टी पैरिटी, वहाँ पे नली पैरिटी है, यहाँ पे मल्टी पैरिटी है, ठीक है। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि कंबाइंड जो होंगी वो हमारे रिस्क को कम करेंगी ओवरियन कैंसर, क्योंकि वो एक्चुअली जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो एक्चुअली हमारी कॉन्ट्रासेप्शन होती है, तो ओवुलेशन नहीं होने देंगी, ठीक है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बॉडी में ज़्यादा रखेंगी, जब वो होगा तो FSH नहीं रिलीज़ होगा और ओवुलेशन नहीं होगी, ठीक है। दैन ट्यूबल लाइगेशन का ये रोल आता है कि कुछ थेरीज़ ये कहती हैं कि जो ओवरियन कैंसर है दैट इज़ एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब,
ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो प्रिकर्सर लीजन होती है ना ओवरियन कैंसर की, वो समझते हैं कि वो फेलोपियन ट्यूब से आ रही होती है। तो ऐसे लोगों में हमने क्या किया कि जब ट्यूबल लाइगेशन की, फेलोपियन ट्यूब को बंद करवाया गया, तो उनके अंदर ओवरियन कैंसर का रिस्क कम हो गया। ठीक है। देन वी आर द सेल्पेंजेक्टमी, वही हो गया कि या तो हम उस फेलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दें, सेल्पेंजेक्टमी कर दें, या उसकी लाइगेशन कर दें। दोनों सेंसेस में यही है कि फेलोपियन के तरफ से प्रिकर्सर लीजन नहीं आएगा, ओवरियन कैंसर नहीं होगा। देन हिस्टेक्टमी, किसी का यूट्रस ही रिमूव है, ठीक है, उसके अंदर भी हमारे पास चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है। देन हमने बात करनी है कि कौन सी जेनेटिक म्यूटेशंस आती हैं इन द जेनेटिक फैक्टर्स इन द ओवरियन कैंसर। ठीक है। मैं आपकी वो जो हेडिंग्स हैं बुक उसकी तरह ही जा रही। ठीक है। अच्छा, जेनेटिक फैक्टर्स में याद रखना है कि जो हमारे हाई ग्रेड सीरस ट्यूमर्स हैं उनके अंदर जो म्यूटेशन देखी गई है दैट इज़ TP53 म्यूटेशन। ठीक है, जो टाइप 2 में आ रहे थे। और टाइप 1 वाले जो हैं, ठीक है, जो हमने बात की ऊपर, टाइप 1 एपिथेलियल ट्यूमर्स, या हमारे जो है हम कह सकते हैं बाकी वाले जो है लो ग्रेड सीरस है, म्यूसिनस है, और एंडोमेट्रॉइड है, क्लियर सेल है, ब्रेनर है, बाकी जितने भी ट्यूमर्स हैं उनके अंदर म्यूटेशंस आती हैं BRCA1 की, BRCA2 की, KRAS की, BRAS की, और जो है P10 की, और ARID1A की। ठीक है। सो ये एक्चुअली है कि TP53 जो है वो हाई ग्रेड में होगा, और बाकी जितने भी हैं उनमें ये वाली म्यूटेशंस आ रही होती हैं। ठीक है। BRCA1 BRCA2 की समझ आई है ना कि ये ब्रेस्ट कैंसर भी करवाती है। तो ऐसी पेशेंट जिसके अंदर BRCA1 BRCA2 की म्यूटेशन होगी, उनके अंदर ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट को ही ओवरियन कैंसर हो। डिपेंड्स अपॉन कि उसकी म्यूटेशन किस में आई है। BRCA1 BRCA2 में आएगी तो ऑब्वियसली ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ ओवरियन का कैंसर का रिस्क भी ज़्यादा होगा, और अगर उसके अंदर BRCA2 इनके अलावा कोई म्यूटेशन आई है तो फिर ओवरियन कैंसर का ही रिस्क होगा। ठीक है। अब हमने ओवरियन कैंसर को जो है वो कैसे प्रिवेंट करना है, नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है उसमें जस्ट उन्होंने ये बताया हुआ है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं, हमने अगर ये हमें मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, किस तरह से ओवरियन कैंसर को प्रिवेंट करेंगे। ये मिल जाता है तो हम ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके, अगर कोई पेशेंट जो है वो बरका का उसका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है, मतलब हमें पता चलता है कि हमने किसी की जेनेटिक टेस्टिंग करवाई है किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल इस वजह से कि उसको फैमिली हिस्ट्री थी ब्रेस्ट कैंसर की, ठीक है, या फैमिली हिस्ट्री थी ओवरियन कैंसर की, तो हमने देखा चलो हम इसकी भी जो है ना बरका म्यूटेशन चेक कर लेते हैं, या किसी और वजह से हमने उसकी जेनेटिक टेस्टिंग करवाई तो हमें पता चला इसके अंदर तो बरका की म्यूटेशन है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता होगा कि इसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का भी रिस्क है, ओवरियन कैंसर का भी रिस्क है, तो हम क्या करेंगे, जो सोर्स होगा जहाँ से वो कैंसर आ रहा है उसको रिमूव कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, प्रोफाइलेक्टिकली उस पेशेंट का यूट्रस निकाल देंगे, उस पेशेंट की दोनों फेलोपियन ट्यूब्स निकाल देंगे और दोनों ओवरीज निकाल देंगे। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोफाइलेक्टिक हिस्टेक्टमी एंड बायलेटरल सल्पिंजोओफ्रेक्टमी, जिसको हम BSO कहते हैं। ठीक है। ये एक ऐसी पेशेंट जिसको ब्रेस्ट कैंसर है, ये एक ऐसी पेशेंट जिसको फैमिली हिस्ट्री है ओवरियन या ब्रेस्ट कैंसर की। ठीक है। तो इन तीनों केसेस में कि अगर वो बरका की पॉजिटिव है, या उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर है, या फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट ओवरियन कैंसर की, कोलोरेक्टल कैंसर की, तो हम उन सब केसेस में क्या करेंगे, इन पेशेंट्स की प्रोफाइलेक्टिकली हिस्टेक्टमी एंड बायलेटरल सल्पिंजोओफ्रेक्टमी कर देंगे। ठीक है। देन इज़ कि हमने ये कहा कि कैंसर ओरिजिनेट करता है फेलोपियन ट्यूब में से। ठीक है। थ्योरी ये कहती है कि उसके जो प्रिकर्सर लीजन्स होते हैं कैंसर के वो फेलोपियन ट्यूब से आते हैं। तो हम ये कहेंगे कि इन पेशेंट्स की हम क्या करेंगे, BS एंड डिलेड हो। ठीक है। BS इज़ व्हाट बायलेटरल सल्पिंजेक्टमी, मतलब कि हमने इन दोनों की ट्यूब्स निकाल देनी है, फेलोपियन ट्यूब्स निकाल देनी है, क्योंकि हमें लग रहा है कि फेलोपियन ट्यूब से प्रिकर्सर लीजन आ सकती है, तो हमने फेलोपियन ट्यूब तो इन दोनों की निकाल देनी है, इनकी दोनों फेलोपियन ट्यूब्स निकाल देनी है। लेकिन उस वक्त जब हमने फेलोपियन ट्यूब को निकाला उस वक्त हमने ओवरी को नहीं निकालना, हमने डिलेड ओफ्रेक्टमी करनी है। ठीक है। सबसे पहले हमने फेलोपियन ट्यूब्स को निकालना है और बाद में जाके उसकी जो है ओफ्रेक्टमी करनी है। बाद में जाके क्यों करनी है, क्योंकि पेशेंट को फर्टाइल रखना है, उसकी ओवुलेशन मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, उसको रखना है ताकि वो अपनी फर्टिलिटी वाली जो एज है उसको गुजार ले। ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब और
जो है आगे से हमारी जो है वो फ़ैलोपियन ट्यूब्स हमने निकाल दी, और फिर क्या हो जाएगा, ओफ्रेक्टमी डिलीट कर देंगे। ठीक है। देन वी हैव द हिस्टेरेक्टमी फॉर द बिनाइन कंडीशंस, के बिनाइन कंडीशंस के लिए हमने क्या किया था कि किसी के यूट्रस जो है वो निकालनी पड़ रही थी हमें बिनाइन कंडीशंस की वजह से। ठीक है, कि तो फिर हमने ये सोचा कि हम जो है ना, हमें अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि इस पेशेंट की हम हिस्टेरेक्टमी कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर कैंसर का रिस्क है, तो हम क्या करेंगे कि यूट्रस के साथ साथ अपॉर्चुनिस्टिकली हम उसकी सेल्फ इंजेक्टमी कर देंगे। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब भी साथ ही निकाल देंगे। आपने बहुत से ऐसे प्रोसीजर देखे जिसमें हम हिस्टेरेक्टमी यूट्रस के साथ साथ फैलोपियन ट्यूब्स को भी निकाल रहे होते हैं, तो ये वो वाला केस आ जाता है। देन हम बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ओवेरियन कैंसर। ठीक है, अब ओवेरियन कैंसर जो है इसका मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी स्टेज 1 में पता चल जाए कि इनको ओवेरियन कैंसर है। ठीक है, बहुत कम पता चलता है। और ज़्यादातर जो लोग होते हैं जो सिम्टम्स के साथ आते हैं वो आते हैं लेटर स्टेजेस में, मोस्टली स्टेज 3 में आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं। पेशेंट क्या कंप्लेन कर रही होती है, जी मुझे जो है ना ब्लॉटिंग हो रही है, या मुझे एब्डोमिनल पेन है, या मुझसे खाया नहीं जाता, या मैं थोड़ा सा खाऊं तो मेरा पेट ऐसे फुल हो जाता है। ठीक है, सो मोस्टली पेशेंट यही कह रहे होते हैं, ब्लॉटिंग, एब्डोमिनल पेन, डिफ़िकल्टी ईटिंग एंड फीलिंग फुल क्विकली। तो हम यही समझ रहे होते हैं जी इनको कोई ना पेट का मसला है, स्टमक का मसला है, या उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका ख़राब है, हम तो यही समझ रहे होंगे ना। लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक है, ये ओवरी से रिलेटेड नहीं है। तो इस वजह से ये जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ज़्यादातर जो पेशेंट्स डायग्नोज होते हैं ओवरियन कैंसर से वो स्टेज 3 में जाके होते हैं। ठीक है, तो क्या है, अनएक्सप्लेन्ड फटीग है, डिफ़िकल्टी ईटिंग और फीलिंग फुल क्विकली, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। ठीक है, ज़्यादातर वेट लॉस के साथ आती हैं पेशेंट्स, इनडाइजेशन और एब्डोमिनल ब्लॉटिंग है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, ऑब्वियसली मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आएंगी ना इन लोगों में। फ्रीक्वेंट और अर्जेंट यूरिनेशन, ये उस वजह से होगा जब उसका प्रेशर बढ़ेगा ब्लडर के ऊपर। बैक, एब्डोमिनल और पेल्विक पेन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पढ़ा एंडोमेट्रियल कैंसर, उसके अंदर तो ये डाइजेशन वाली प्रॉब्लम्स नहीं आ रही थी। देखिए जो ओवरी होती है ना, आपने देखा होगा उसका एनाटमी अगर आप देखें तो ओवरी जो है वो यूट्रस से बाहर की तरफ एब्डोमेन साइड पे होती है, तो वो कॉलॉन के पास है। ठीक है, मतलब ओवरी के बिल्कुल कॉलॉन या बाउल उसके पास है। ठीक है, बाउल जो है वो ओवरी के पास है, मोस्टली जो बाउल होती है। ठीक है, तो वो जो है ओवरी के पास है। इस वजह से जब ओवरियन कैंसर होगा तो बाउल के सिम्टम्स आ रहे होंगे। ठीक है, जबकि जो यूट्रस है वो तो नीचे की तरफ है, वो मतलब इतना ज़्यादा वो उसके पास नहीं है, बाउल के पास नहीं है। बाउल के पास क्या है, ओवरी। ठीक है, इस वजह से फ्रीक्वेंट और अर्जेंट यूरिनेशन होगी, बैक, एब्डोमिनल और पेल्विक पेन होगी, और पेन ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकॉर्स हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हो सकता है। तो ज़्यादातर आप देखें अगर सिम्टम्स, तो आपको लग रहा है कि ये ज़्यादातर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये यूरिनरी सिस्टम के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम इसको ओवरियन कैंसर बहुत कम सोचते हैं, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें जो है ना नहीं सही हो रही होती ना, हमने बहुत से ट्रीटमेंट दे लिए होते हैं और फिर ठीक नहीं हो रहा होता, तो ज़रूर फाइंड आउट करना है ओवरियन कैंसर का फीमेल्स में, और फैमिली हिस्ट्री देखनी है। सो सिम्टम्स क्या है, ब्लॉटिंग है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, हार्मोनल डिसऑर्डर्स एंड मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। ये देखें, ये बहुत अच्छा मुझे मिला था कि हाउ विल डिस्टिंग्विश बाय द क्लिनिकल फीचर्स के पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर है, ओवरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर, वेजाइनल या वल्वर कैंसर। तो देखें सबसे ज़्यादा आपको जो सिम्टम्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं ओवरियन कैंसर के, एब्डोमिनल वेजाइनल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, फीलिंग फुल टू क्विकली, पेल्विक पेन और प्रेशर मोर फ्रीक्वेंट और अर्जेंट टू यूरिनेट, ब्लॉटिंग, एब्डोमिनल और बैक पेन, ये सारे ओवरियन कैंसर में है। जबकि सर्वाइकल कैंसर में मोस्टली क्या होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज होता है, क्योंकि सर्विक्स नीचे है। ठीक है, उसमें बाकी सिम्टम्स नहीं आ रहे होते। और यूट्राइन कैंसर में भी ऑब्वियसली यूट्रस है, तो यहाँ पे वेजाइनल ब्लीडिंग या डिस्चार्ज होगा और पेल्विक पेन और प्रेशर पड़ेगा। ठीक है,
pelvic pain और pressure because यूट्रस में endometrial कैंसर है। देन वी हैव द विजाइनल कैंसर। विजाइनल कैंसर में भी आपको जो है ऑब्वियसली विजाइना नीचे है तो विजाइनल ब्लीडिंग या डिस्चार्ज होगा, और विजाइनल कैंसर में जो है वो ये भी होगा, मोर फ्रीक्वेंट और अर्जेंट टू यूरिनेट और कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, विजाइनल कैंसर में ये भी होता है। और वल्वर कैंसर में देखें ये लास्ट 2 आपके पास पॉजिटिव है, इचिंग, बर्निंग, पेन और टेंडरनेस ऑन द वल्वा। ठीक है, और वल्वा की प्रॉब्लम्स, चेंजेस इन द वल्वा कलर ऑफ द स्किन सच एज रैश, सोर्स और वॉट्स। ठीक है, तो ये आपको बताएंगे कि विच कैंसर इज़ एक्चुअली देयर। ठीक है, अच्छा, वो हमने देखा ना कि वो पेल्विक पेन हो रही होती है, एब्डोमिनल या बैक पेन हो रही होती है। और अभी हमने पीछे कौन सा कैंसर, फाइब्रॉइड्स देखे थे, फाइब्रॉइड्स याद है आपको, फाइब्रॉइड्स। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो सब सिरोजल फाइब्रॉइड्स होते हैं या जो पेडंकुलेटेड हम कह सकते हैं फाइब्रॉइड्स होते हैं, वो ना उनकी टॉर्जन हो जाती है, वो एक दूसरे के ऊपर बल पड़ जाता है, मतलब उनकी बल पड़ जाता है इस तरह से करके। ठीक है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है ना, सब सिरोजल फाइब्रॉइड, इसकी टॉर्जन देखी हुई है। हमने देखा था कि फाइब्रॉइड जब टॉर्जन होती है तो तब पेन होती है, या फाइब्रॉइड जो है अगर उसकी डिजनरेशन हो जाए तो फिर जो है उसकी पेन होती है, ये हमने देखा था ना। ठीक है, और तो अब हमने बात करनी है कि देखिए ओवरियन टॉर्जन भी हो सकती है। ठीक है, ओवरियन टॉर्जन, तो ओवरियन टॉर्जन होगी तो तब भी पेशेंट को पेन होगी। ठीक है, ये देखिए ये रियल टॉर्जन है जो आपको दिखाई हुई है, तो ऑब्वियसली बल्क आ गई है वहाँ पे। जब ये बल्क आएगी तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगा, इस्कीमिक नेक्रोसिस होगी और फिर पेन होगी। ठीक है, अच्छा, साइंस एंड सिम्टम्स हमने पेशेंट के देख लिए। अब हम क्या करेंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, अब जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन होती है उसमें आपको क्या फ़ील होगा, कोई मास फील हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन या पेल्विक एग्जामिनेशन हम करते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो हमें मैस फ़ील हो सकता है, एडनेक्सल मैस, एडनेक्सा मतलब जो यूट्रस के बाहर वाले स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे हमें मैस फ़ील हो सकता है, लेकिन वो जो मैस है वो ज़्यादातर हमें स्लिम पेशेंट्स के अंदर फ़ील हो सकता है। जो मोटे मोटे औरतें होती हैं उनके अंदर बहुत कम होता है कि आपको कोई मैस फ़ील हो जाए। ठीक है, स्लिम वुमेन के अंदर आपको ज़्यादातर पैल्पेट होता है, जैसे कि आपको ये पेशेंट नज़र आ रही है, स्लिम है, इसके अंदर आपको इजीली पैल्पेट होगा। और पेल्विक एग्जामिनेशन हम करते हैं जिसमें आपको फिक्स्ड हार्ड मास नज़र आता है, फील होता है, सॉरी। ठीक है, पेल्विक एग्जामिनेशन इज़ लाइक दिस, कि पढ़ लें कि हम पेल्विक एग्जाम में क्या करते हैं, 2 gloved fingers inside the vagina while simultaneously pressing down on the abdomen। फिर हमें क्या पता चलता है वहाँ पे यूट्रस, ओवरियन या पेल्विक ऑर्गन्स में पैल्पेट हो जाते हैं। तो हमें एब्डोमिनल और पेल्विक एग्जामिनेशन पे क्या मिलता है, कोई मास फील होता है। और ये मास अगर हमें फ़ील होता है तो हमने ये नहीं समझ लेना कि ये कैंसर ही है, इसके डीडीज़ होते हैं कि या तो ये ओवरियन कैंसर है, ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस हो सकती है, या एंडोमेट्रोसिस हो सकती है, या फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, उनके मैसेज हमें फ़ील हो सकते हैं। फिर उसको हम कंफर्म करेंगे फर्दर। ठीक है, इसके साथ साथ हम चेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं इन लोगों की, ऑब्वियसली कैंसर है, मेट्स जा सकते हैं वहाँ पे, प्लूरल डिफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, इनमें बहुत कॉमन होता है, एक आपको पता होगा मीक सिंड्रोम, अगर आपने पैथोलॉजी अच्छी पढ़ी है तो आपको मीक सिंड्रोम का पता होगा कि मीक सिंड्रोम में 3 चीज़ें होती हैं एसोसिएटेड विद द ओवरियन कैंसर। एक ओवरियन कैंसर, ओवरी का कैंसर होता है, दूसरा इन लोगों में एसाइटिस हो जाती है, और तीसरा इनके अंदर प्लूरल इफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज मीक सिंड्रोम। तो अगर पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन है तो उसको देखने के लिए आप चेस्ट एग्जामिनेशन करोगे पेशेंट का, उसको प्लूरल इफ्यूजन के साइंस एंड सिम्टम पूछो कि खांसी में, सांस में मसला तो नहीं होता, इस तरह से। ठीक है, देन आप जो है नेक एंड ग्रोइंग के जो लिम्फ नोड्स होंगे उनको भी एग्जामिन कर लोगे। ठीक है, ताकि वो इनलार्ज ना हुए, वो आप देख लें, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स देख लें, सर्वाइकल नोड्स देख लें, और ये वो। ठीक है, तो इनकी लिम्फेडिनोपैथी आपने चेक कर लेनी है अलॉन्ग विद दैट। तो क्या क्या किया आपने, साइंस एंड सिम्टम्स नोट किए, एब्डोमिनल पेल्विक एग्जामिनेशन की, चेस्ट एग्जामिनेशन की, और लिम्फ नोड्स की पैल्पेट कर लिए। ठीक हो गया, तो ये आपका था एग्जामिनेशन तक। इसके बाद हम डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट करते हैं ना लास्ट पार्ट में।